हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज वगैरह ठीक है? लाइव हुए भाई? नहीं, क्लास चली? एक बार चेक कर लें क्या हुआ भाई। तो क्यों बुरा मानना सुबह सुबह? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। आ तो रहे हैं बच्चे शायद। आवाज वगैरह ठीक है भाई? बताना जरा, अरे बोल दो। बीएनएस क्लास नंबर 7 तो हमारी कल हो गई थी ना। आज कौन सी है? बीएनएस क्लास नंबर 8 है। बीएनएस क्लास नंबर 8 है ना आज हमारी। अच्छा, लाइव तो हूं मैं, ठीक है। बच्चे शायद आवाज वगैरह ठीक है भाई? बताना जरा। हाँ 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 हाँ, अरे बोल दो। ठीक है ठीक है ठीक है, एवरीथिंग फाइन। 8 है, ठीक चल रहा है सब? सब ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग फाइन। हाँ भाई, जो बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, जो बच्चे बाद में देखेंगे क्लास को, जो मेरे सामने लाइव भी हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये सामने साफ साफ लिखा हुआ है। मेरे जो बैचेस हैं, कंप्लीट बैच हैं या जीएस स्पेशल है या पॉलिटी स्पेशल है अलग से, या पॉलिटी मूल विधि के साथ में, वो आप इंडियन कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, यह साफ साफ लिखा है। और ये बात मैं लगभग रोज बता रहा हूं, ये सामने लगा हुआ रहता है हमेशा, लेकिन फिर भी आपके मैसेज हैं कहां से बैच लें, क्या करें क्या नहीं करें, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सब कुछ वहां सामने लिखा हुआ है, जो बच्चे बाद में देखें, जो अभी नए आएंगे वो देख लेना सब लोग। हाँ भाई, अब देखो, हमारी जो क्लास है आज बीएनएस, आज हमारी बीएनएस की जो क्लास नंबर कौन सी है भाई? 8 है ना बच्चों? तो हमारे जो न्यू सेक्शंस हैं, कौन कौन से हमने पढ़ लिए और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, गौर से ध्यान दो। हमारे न्यू इन बीएनएस में कितने सेक्शन जुड़े हैं? 20। मैंने कहा 20 सेक्शन ऐसे हैं जो आईपीसी में नहीं थे और जो बीएनएस में जोड़े गए हैं। 100% करना पड़ेगा भाई, 100% करना पड़ेगा। अच्छा, अब सुनिए हमने क्या क्या कर लिया। देखो हमने क्या क्या कर लिया, और ये 20 कैसे हैं, ये बात जरा ध्यान रखिएगा भाई। 2 का 3 हमने कर लिया है, बालक वगैरह हमने कर लिया, 48 कर लिया, 69 कर लिया, 95, 103 का 2 चेक कर लेना एक बार, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, लगातार क्लासेस चल रही हैं हमारी। 106 का 2, 111, 112, 113 आतंकवाद वगैरह सब हमने कर लिया। 117 का 3-4 हमने, 152 अखंडता की जब बात आती है, भारत की तोड़ने की बात आती है, 195 का 2, 97 1 का डी हमने कर लिया। तो कल शायद हमने यहां तक कर लिया था, क्या मैं सही हूं? बताओ जरा, कल हमने यहां तक कर लिया था पूरा। अब देखो यहां गिनती में अगर आप काउंट करोगे तो आप कहोगे सर आप तो 20 कह रहे हो, ये तो 18 हैं कुल। आप कहोगे आप कह रहे हो 20 जुड़े हैं, लेकिन ये तो 18 हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात बताओ, यहां तक तो सारे सेक्शन ठीक है भाई। 2 का 3 है तो 2 का 3 एक ही तो सेक्शन है, सेक्शन 2 पहले से ही है, सब सेक्शन 3 जुड़ा उसमें नया, तो पहले से ही है। अब 103 का 2, ये भी एक ही सेक्शन, 103 पहले से था, 2 नया जुड़ गया। 106 का 2 नया जुड़ गया, मतलब सब सेक्शन 2 जो है वो नया है। 106 की जो बात है वो आईपीसी में भी थी, कहने का मतलब ये हुआ। अब यहां जरा ध्यान दो, 18 के बाद एक बात देखो, 341 में 2 सेक्शन है, तो 341 का मतलब 3 और 4 नए जुड़े हैं, 3 और 4, तो 341 का 3 अगर मैं 17 नंबर मान लूं, तो 341 का जो 4 है वो 18 नंबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। ऐसे ही 304 का 1, ये तो एक सेक्शन हो गया, तो 304 का 2 ये दूसरा सेक्शन हो गया। तो ये 2 सेक्शन नए नहीं आ गए, एक 304 का 2, एक 341 का 2, तो 18 ये हो गए, 19 ये हो गया, 20 ये हो गया। तो इस हिसाब से कुल कितने सेक्शन नए आ रहे हैं? 20। तो आज मैं इन सबको क्लियर करा दूंगा आपको, 226, 304, 324, 341, 358, आज ये सब हम कवर कर लेंगे। आसान सी चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आने वाला यूपीपीएसआई का एग्जाम है हमारा। दूसरी बात, मैं फिर आपको कह चुका हूं, ये एग्जाम इस बार ऑफलाइन होने वाला है, ये एग्जाम इस बार ऑफलाइन होने वाला है। तो जो पेपर का स्टैंडर्ड होगा वो बढ़िया लेवल पर होगा, और एक ही एग्जाम होगा, सबको एक ही जैसी चीज करने को मिलेगी, सबको एक ही पेपर देना है। तो किसी के पेपर में ऐसा नहीं होगा कि तेरे में कुछ और क्वेश्चन आया, तेरी शिफ्ट कोई और थी और मेरी शिफ्ट कोई और थी, ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। तो यहां तक हो गया, तो मैं यहां से आगे चलूं, फटाफट से मुझे बता दो, डाउट क्लियर कर दें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या डाउट? डाउट तो है ही नहीं हमारी क्लास में कुछ भी, मैंने बता दिया।
सिलेक्शन 60% 70% पढ़ के कभी नहीं होता। सिलेक्शन अगर लेनी है, नौकरी अगर लेनी है, तो 100% तैयारी होनी चाहिए। 100%। जब आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% तैयारी होगी, तब आप गलतियां करोगे, कुछ भूलोगे, कुछ छोड़ोगे, तब आप 80% पेपर करके आओगे। और जब आप 80% पेपर करके आओगे, 75 करके आओगे, 78 करके आओगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। आप कहते हैं मेरी तैयारी ही 60% है, तो पेपर तो आप 40% ही करके आओगे, हमेशा 20-25% कम ही करके आओगे, तो सिलेक्शन कैसे होगा? प्री और मेंस दोनों हो सकते हैं। देखो, ये संभावना बनेगी, मैंने पहले ही कहा, ये संभावना हो सकती है, इसमें मना ही नहीं है। क्योंकि अभी एक पीछे एक समिति बिठाई गई थी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें कोई डीजीपी थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी भर्ती में 5 लाख से ऊपर बच्चे बैठ रहे हैं, तो आपको प्री और मेंस दोनों कराने चाहिए, ताकि और अच्छी छटनी हो सके। तो उसकी अगर रिपोर्ट्स को मान लिया जाता है, तो डेफिनेटली, मुझे एक टीचर है वो बता रहे थे कि अगर उसकी रिपोर्ट्स को मान लिया गया, तो प्री के बाद मेंस हो सकता है। वो कह रहा है 100 किसी की नहीं होती सर। क्या ही समझाऊं तुमको, क्या ही समझाऊं मैं तुमको, कैसे समझोगे तुम? अरे बच्चे, 100% तैयारी करनी पड़ेगी, 100 तक पहुंचना पड़ेगा। जब तुम वहां तक पहुंचोगे, तब 80 पेपर में करोगे, समझे? 100% तक पहुंचो। मेरे कहने का अर्थ ये है, मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये मत सोचो ये छोड़ दूं, वो छोड़ दूं, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत करो। 100% पे पहुंचो। जितना ज्यादा कवर करोगे, जितना ज्यादा चीजों को पढ़ोगे, जितना ज्यादा सिलेबस कवर करोगे, उतने बढ़िया रहोगे। मेरे कहने का मतलब यह है। अभी तो बीएनएस चल रही है, चलिए भाई बीएनएस तो यहां तक हो गया। जल्दी बताइए मुझे, कल हमने क्या पढ़ा था? तो आप बताएं, कल हमने क्या पढ़ा था? कल का लास्ट सेक्शन कौन सा था, जरा बताओ, बोल दो। कल का लास्ट सेक्शन क्या पढ़ाया था मैंने? जल्दी से बोल दो, फटाफट से बोल दो। किशमिश हमारी इधर रखो लाके। हाँ जी, कौन सा पढ़ा था? कितने नंबर का टारगेट लेकर चलना चाहिए? टारगेट होता है हमेशा 160 क्वेश्चन, 160 के 160, ये है टारगेट। अब अगर टारगेट ये है, तो तैयारी इस लेवल पे करो, तो अपने आप 130 प्लस तो पहुंच ही जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। सोचो नहीं जी मैं तो टारगेट 160 में से 130 का लूंगा, तो पेपर में पक्का 110 रह जाएंगे बाहर। टारगेट हमेशा 100% बनाओ, समझे? जो नहीं समझ रहे हैं उनको मैं समझा नहीं सकता हूं। 197 का 2 हो गया। प्लीज प्रोवाइड नोट्स। कोई नोट्स नहीं है, जो मैं लिखता हूं बोर्ड पे वही जाते हैं, बस अपने हाथ से लिखोगे तो बढ़िया है, वरना तो जो तुम्हारी मर्जी। 197 का 2 मैंने कल पढ़ा दिया, 226 पे आ जाते हैं। आइए तो हेडिंग डालिए। हाँ भाई, हमारी बीएनएस की ये क्लास नंबर 08 है, पक्की बात? तो इसके नोट्स आज आपको मिल जाएंगे, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो सेक्शन नंबर हेडिंग डालेंगे 226, है ना? कौन सा पढ़ना है भाई? इसके बाद में 226 पढ़ना है। अब 226 क्या कहता है? ये आपके लिए है, ध्यान रखिएगा। 226 आपकी बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है 226? वो कह रहा है जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को, आप लोग कौन है? आप लोग लोक सेवक ही तो होंगे, पब्लिक के सर्वेंट ही तो होंगे। तो जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को अपने विधि संबंधी कार्य यानी कर्तव्य को करने से रोकता है, अथवा उसे आत्महत्या का करने से रोकने के लिए, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, करने से रोकने के लिए
रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करता है। ये मैंने सामान्य भाषा में आपको समझा दिया है, यानी जो 226 है वो सीधा सीधा आत्महत्या की कोशिश पर दंड है। आत्महत्या की कोशिश पर दंड का प्रावधान करता है। सामान्य शब्दों में याद रखेंगे, जो 226 है वो आईपीसी सेक्शन 309 था, यानी कि यह कह रहा है कि जब कोई लोक सेवक अपने किसी कार्य को करना चाह रहा है, अपनी ड्यूटी को निभाना चाह रहा है, ध्यान दीजिए, जब कोई लोक सेवक अपने विधि संबंधी कर्तव्य को, विधि संबंधी कार्य को करने गया और उसको कोई व्यक्ति आत्महत्या का डर दिखाकर उसे रोक रहा है, उसे मजबूर कर रहा है कि भाई आप ये काम ना करें, तब 226 लागू हो जाएगी। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर आप लें कि आप दरोगा जी हैं, आप किसी को गिरफ्तार करने गए। आप किसी को क्या गए? गिरफ्तार करने गए। और गिरफ्तार करने गए तो जिसको माना ए को गिरफ्तार करने गए, तो ए की जो पत्नी है, पत्नी वो कौन है? बी। ए की पत्नी कौन है? बी। अब वो बीच में आ गई। अब बी कह रही है मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल वेल छिड़क लिया, छत पे चढ़ गई, मैं तो गिर जाऊंगी, कूद जाऊंगी अगर मेरे पति को तुम पकड़ के ले गए। ध्यान रखना, तो तुम कौन हो? लोक सेवक। क्या करने गए हो वहां पे? तुम क्या करने गए हो? तुम वहां पे विधि संबंधी कर्तव्य को पूरा करने गए हो, और तुम्हें उससे रोकने के लिए कोई आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, आत्महत्या का डर दिखा रहा है आपको, आत्महत्या का डर दिखा रहा है। बोलो, बात समझ में आती है? 226 क्लियर है? ये मुझे बताइए जरा। 197.2 क्यों करना है हमको? जो हमें नया पढ़ना वही तो पढ़ना है बस, बाकी तो मैं एक साथ पढ़ाऊंगा दोबारा। हाँ भाई, विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या के दंड का प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? सब अच्छे बताओ। 226 याद हो गया? 226 की हेडिंग क्या है? अगर मैं किताबी लैंग्वेज बोलूं तो किताबी लैंग्वेज में आप फंस जाते हैं। बोलेगा? अरे साइड हो जा भैया, गेट बड़ा छोटा है। बोलो, कोई दिक्कत? हेडिंग क्या कहती है? विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने, के लिए आत्महत्या का प्रयत्न। ये है हेडिंग इसका। अब प्रॉब्लम हमारी क्या है ना, बीएनएस की या किसी की, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी टिपिकल लैंग्वेज क्यों बनाई गई है। इतनी आखिर टिपिकल लैंग्वेज आप बना क्यों रहे हो? उसको सिंपल भाषा में क्यों नहीं लिख रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं क्यों इस तरीके से टिपिकल लैंग्वेज को बना दिया गया। विधि के विरुद्ध कोई आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है जिससे वो किसी शक्ति का प्रयोग करने से रोक सके। अब जब इसकी पूरी डेफिनेशन को खोल के पढ़ा जाएगा तो क्या कहा जाएगा कि जब कोई लोक सेवक, याद रखें, अपने कर्तव्य का पालन करने गया, उस कर्तव्य के पालन से उसको रोकने के लिए कोई आत्महत्या का प्रयास करता है तो 226 में लायबल हो जाएगा। बोलो, व्रत मीन्स, व्रत मतलब रोकना, प्रयोग करने से विरत यानी दूर करना, उसको रोकना। क्लियर है? आइए इस पे दंड की बात कर लेते हैं। 226 पे क्लियर हो गया, कोई समस्या तो नहीं है। अब 226 का दंड मैं यहां पे लिख देता हूं। 226 के लिए दंड जो है वो 226 में ही उसका प्रावधान किया गया है। बोलो जल्दी से, बोल दो भाई, क्लियर है? हाँ, चलो मैं साइड हूं, मेरी इधर जगह थोड़ी सी कम है तो इसीलिए इधर हो जाता हूं मैं। तो 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना
और कारावास भी कैसा, 1 वर्ष तक का सादा कारावास, सादा साधारण, कोई इसमें बहुत टिपिकल सजा की बात नहीं हुई है, 1 वर्ष तक का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों। और एक नई सजा जोड़ी गई है बीएनएस में जो पहली बार हम यहां मैं आपको दे रहा हूं, या सामुदायिक सेवा। तो सामुदायिक सेवा ऐसी सेवा जो समुदाय की सेवा जब करेगा व्यक्ति तो उसको थोड़ी सी आएगी कि भाई मैं सही कर रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं, तो यानी बोल दिया कि भाई जाओ आप ट्रैफिक की ड्यूटी निभाओ 15 दिन, या आप कहीं सफाई करो जाके, तो समुदाय की सेवा भी सामुदायिक सेवा एक नई सजा जोड़ी गई है बीएनएस में जो आईपीसी में नहीं थी, याद रखना, ये मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। तो 226 ये हुआ। 226 क्या है, सीधा सीधा आत्महत्या की कोशिश पर दंड है, याद रखिएगा। अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड पर ये बैन लगाता है। और आपके लिए मेनली बात कही गई, जब कोई लोक सेवक अपनी ड्यूटी अपने कर्तव्य को निभा रहा है तो उस कर्तव्य से उसे हटाने के लिए, व्रत करने के लिए, रोकने के लिए कोई ये कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, पकड़ के मत ले जा मेरे आदमी को, है मेरे दोस्त को गिरफ्तार किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, कूद गया नदी में, तुम क्या करोगे, उस कूदते को बचाओगे कि दोस्त को लेके जाओगे? करना तो दोनों काम पड़ेगा, चोर को भी नहीं भागने देना है और उसको भी बचाना है, पर उसको पकड़ के फिर 2 डंडे लगाने और यहां पे बांध देना है उसको। तो क्या कर रहा है वो, आपको अपनी ड्यूटी को निभाने से रोक रहा है, समझ में? 226 क्लियर है। दरोगा जी ड्यूटी निभाने गए हैं, दरोगा जी को ड्यूटी नहीं निभाने दी जा रही और अगला वाला कह रहा है आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, ठीक है? तो 226 में उसको बांध दोगे, बोलो बांध दोगे 226? आगे चलूं, 226 में बांध दोगे? हाँ जी बताओ, बांध दोगे? 226 क्लियर है। आगे चल सकता हूं मैं, जल्दी बताओ, आगे चलूं? 226 के बाद अगली कौन सी पढ़ानी है मुझे आपको? अगली पढ़ानी है 304। 304 का 1 और 2 पढ़ाना है, तो अगली में 304 में चलता हूं। क्लियर हो गया? आइए सेक्शन नंबर 304, सेक्शन नंबर 304, फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, जल्दी से करना शुरू करिए, फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, जल्दी से करना शुरू करिए। तो क्या कह रहा है 304? 304 कह रहा है झपट मारी, स्नैचिंग, झपट मारी। स्नैचिंग को नया इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि आईपीसी में चोरी थी, स्नैचिंग नहीं था। अब 303 क्या है? 303 क्या है ये ध्यान दीजिएगा, ये चोरी है, ये थेफ्ट है। अब थेफ्ट की सिंपल परिभाषा क्या होती है? देखो थेफ्ट की सिंपल परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा अगर आप जाने तो इसकी परिभाषा है किसी जंगम संपत्ति, जंगम यानी चल, यानी मूवेबल, जो संपत्ति है उसको बिना मालिक की मर्जी, यानी जो भी उस संपत्ति का मालिक है उसकी मर्जी, बिना मालिक की मर्जी के हटाना या लेना, है ना, हटाना या लेना। सिंपल भाषा में चोरी क्या है? चोरी है जो बिना उसको बताए, बिना उसको अंदाजा लगाए, उसको पता भी ना चले और माल उड़ा दिया। किसी के घर में गए, अच्छी सी घड़ी दिख गई, चुपचाप जेब में डाल ली, तो जो मालिक है क्या उसको बताया, क्या उसकी सहमति थी? बिना उसकी सहमति के हुआ है, यही तो चोरी है। बाइक खड़ी है रास्ते में, मालिक पता नहीं कहां है, बाइक उठा के लेके भाग गए, साइकिल उठा के लेके भाग गए, सामान उठा के लेके भाग गए, कार उठा के लेके भाग गए, तो ये चोरी हुई, सिंपल है। लेकिन चोरी स्नैचिंग में कब परिवर्तित हो जाएगी? जब चोरी अचानक, बलपूर्वक, 3 शब्द याद रखना, और शीघ्रता से, ये 3 शब्द देख लो बस। अचानक से, बलपूर्वक, ताकत से, शीघ्रता से। चोरी कब स्नैचिंग बन जाती है? जब अचानक से झटका मारा, एकदम चेन खींची, भाग गए, कान के कुंडल तोड़ लिए, भाग गए, पर्स लिया, भाग गए। तो चोरी और थेफ्ट में, इसमें स्नैचिंग में यही तो अंतर है।
तो जब चोरी अचानक बलपूर्वक शीघ्रता से, जो चल संपत्ति है, चल संपत्ति, अब एक बात बताओ, चोरी जो करोगे चल संपत्ति की, यानी जैसे पैसा हो गया, जैसे गोल्ड का कोई आइटम हो गया, कोई पर्स हो गया, एटसेट्रा, कोई रुपया हो गया, छोटी मोटी चीज हो गई, तो उसे ही तो लेके भगोगे कि किसी का मकान लेके भग जाओगे तुम सर पे रख के कि तेरा मकान लेके जा रहा हूं मैं और जबरदस्ती छीन लूंगा, ऐसा हो जाएगा क्या? तो भाई चोरी जो होगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी की होगी। तो जब चोरी अचानक बलपूर्वक शीघ्रता से चल संपत्ति को उसके अधिकारी, जो भी उस पर अधिकार रख रहा है, अधिकारी के कब्जे से छीनना, कब्जे से छीनना, सिंपल। तो जब चोरी में ये थेफ्ट ये गुण आ जाते हैं, क्या गुण आ जाता है? अचानक से चोरी, बलपूर्वक छीनना, शीघ्रता से किसी के कब्जे से आप क्या कर रहे हो? उन चीजों को क्या कर रहे हो? छीन रहे हो। तो अचानक बलपूर्वक शीघ्रता से कुछ भी छीनना, बोलो, कुछ भी छीनना, उसके कब्जे से लेना, तो यह स्नैचिंग हो गई। बोलिए जरा। तो 304 का जो एक है, वन, ये स्नैचिंग की परिभाषा है जो मैंने यहां पे आपको बता दी, और 304 का जो 2 है वो स्नैचिंग के लिए दंड का प्रावधान है, और ये वाली पूरी की पूरी न्यू इन बीएनएस है। अरे हां के ना, वे पढ़ने में मन नहीं है क्या तुम्हारा? मुझे लग रहा है जब तक फॉर्म नहीं आएगा ना तब तक बच्चे ढीले पड़े रहेंगे। बच्चों को ये लग रहा है अभी भी पता नहीं आएगा नहीं आएगा, और जिस समय आ जाएगा पता चलेगा 4 महीने रह गए अब तो, बस फिर पागल। तो मैं हमेशा कहता हूं जो तैयारी में पहले से लगा हुआ है वो जीत जाएगा, क्योंकि यूपीएसआई की तैयारी में बहुत सारी वीडियोस देखता हूं यूट्यूब पे, मतलब क्या ही है, कहते हैं 4 महीने में जीरो से तैयारी यूपीएसआई की, 4 महीने में। और देखो, जीरो से, सेंटेंस समझो, जीरो से मतलब ना उसको मैथ आता है, ना रीजनिंग आती है, ना जीएस आती है, ना हिंदी आती है, कुछ नहीं आता, और 4 महीने में दरोगा की तैयारी संभव है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। किसी पे मैथ नहीं आता और वो 4 महीने में मैथ निकाल देगा, 4 महीने में हिंदी भी कर लेगा, रीजनिंग भी कर लेगा, जीएस भी कर लेगा पूरी। क्या मतलब? अरे भाई, आजकल की जो तैयारी है ना वो 1-1, 1.5 साल मांगती है, 1-1, 1.5, 2-2 साल मांगती है। पॉलिटी अकेले 6 महीने मांगती है, अगर ढंग में पढ़ी जाएगा 16 के 16 क्वेश्चन करने अच्छे से। अब इसका मतलब यह नहीं ना कि आप ऊपर ऊपर करके भाग गए, बाद में फेल हो गए जाके। तो मैं वो थंबनेल देख के भी मुझे हंसी आती है कि बस किसी तरह बच्चे को अपने पास ले आओ, कुछ भी लिख दो, बट आना चाहिए बच्चा। 4 महीने में तो मैथ के क्वेश्चन करने सीखेगा वो, प्रैक्टिस तो बाद की बात गई। इतना सिलेबस है, रिवीजन में लग जाएगा उतना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 4 महीने में तैयारी संभव, जीरो से 4 माह में दरोगा, 4 माह में दरोगा बने। क्या ही कहें, क्या ही कहें। कोई मैंने एक दो देखे, पता नहीं कौन कौन बच्चे हैं, पता नहीं, कोई मतलब कोई भी कहता है 3 बुक पढ़ो, या कोई कहता है 4 बुक पढ़ो, कोई कहता है 2 बुक पढ़ो, और बस यूपीएसआई हो गया। बस डेफिनेट सही बात है, हो जाएगा बुक से, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हो जाएगा, बुक से ही होता है। मैं भी बुक पढ़ता हूं, आप भी बुक पढ़ते हैं, बट क्या बुक समझ जाएगा बच्चा? बट क्या बुक समझ लोगे आप बीएनएस को समझ लोगे, उसकी भाषा को समझ लोगे? बीएनएस की भाषा समझना आसान है। अच्छा, वकील दिमाग घुमा देता है इसमें। अच्छा, वकील के पल्ले नहीं पड़ती ये बात। बच्चे का बस बेवकूफ बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जी, चले, जो भी है, जिसकी जो मर्जी वो करे। बस मुझे इतना पता है कि
गलत नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए बच्चे के साथ, वो गलत होता है। हाँ जी बताएं, 304 का एक में परिभाषा आ गई, बताएं चोरी की परिभाषा, सॉरी झपटमारी की परिभाषा। तो चोरी के लिए यदि अचानक शीघ्रता से बलपूर्वक किसी व्यक्ति से उसके संपत्ति हटा ली जाए तो वो क्या हो जाती है, वो झपटमारी हो जाती है। मुझे बताइए। हाँ जी, बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे पढ़ाने के बाद भी बुक की जरूरत पड़ी तो फिर फायदा क्या हुआ, फिर मेरा पढ़ाने का फायदा क्या है। अगर आप फिर भी बुक ले रहे हैं, मैंने हमेशा कहा बस प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस सेट करो, जो तुम कर सकते हो, जो बुक मार्केट में अवेलेबल है क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। आपको कोई थ्योरी की बुक नहीं लेनी है मेरे साथ, थ्योरी की बुक नहीं लेनी, ध्यान रखना मेरे साथ, ये ध्यान रखिएगा। नो थ्योरी बुक, नो थ्योरी बुक, नो पीडीएफ, नो नोट्स। अगर दरोगा बनना है ओनली हैंड रिटन, अपने हाथों से जो आप लिख दोगे वो आपके लिए सोने पे सुहागे वाला काम करेगा। जो अपने हाथों से लिख के पढ़ गया, नोट्स बना गया कॉपी में, वो सिलेक्शन ले जाएगा। जो इन चक्करों में पढ़ा रहेगा, पीडीएफ दे दो, नोट्स दे दो, थ्योरी बुक बता दो, तो बेड़ा गर्क होना ही होना है, पक्का होना है। मैं बता दूं लक्ष्मीकांत पढ़ लो, मैं बता दूं बीएनएस का बेर एक्ट पढ़ लो, क्या करोगे, समझ में ही नहीं आके देने वाली है। हाँ जी बोलें तो दंड क्या है, दंड देख लीजिए, 3 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना, 3 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना। जरा ध्यान से इसको पढ़ लो, 3 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना। अच्छा एक बात और, पिछले वाले में शायद एक बात रह गई थी, ये अपराध कैसा है, पिछले वाले में मैं ये बात भूल गया बतानी, ये अपराध कैसा है। देखो नॉर्मल सा अपराध है, 1 वर्ष तक की सजा हो रही है, तो कैसा है, असंज्ञेय है। दूसरा जमानतीय है, और तीसरा जो लोअर श्रेणी मजिस्ट्रेट है, यानी कि जो द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट है, वो इसको देख लेगा। हालांकि कोई भी मजिस्ट्रेट देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बात याद रखना बस। असंज्ञेय है और जमानतीय अपराध है, जमानत हो जाएगी, जमानत यहां अधिकार होता है एक, क्योंकि डरा रहा है, उसका उद्देश्य नहीं है आत्महत्या करना, वो डरा रहा है ताकि आप लोक सेवक जो है आप अपना कार्य ना कर पाए, उसने डराया ही तो है केवल, और इसी में आत्महत्या को ले आए हैं। या आत्महत्या का कोई अलग से सेक्शन नहीं दिया बीएनएस में, इसी में डाल दिया है वो भी। दूसरी बात 304 जो है झपटमारी, ये ध्यान रखिएगा, ये कैसा अपराध है, ये संज्ञेय अपराध है, क्योंकि उस झपटमारी से कोई गिर भी सकता है, किसी को चोट भी लग सकती है, किसी के कान भी फट सकता है, सुनते हैं ना कान फट गया किसी का, बहुत सारा। जब संज्ञेय है तो हम क्या कहेंगे, अजमानतीय अपराध है, संज्ञेय अजमानतीय अपराध है ये वाला, ध्यान रखेंगे। हाँ बिना टीचर नहीं समझ आती, डेफिनेटली सही बात है, या तो आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो, आपको पढ़ते पढ़ते बहुत दिन हो गए हैं तो आप समझ पा रहे हैं चीजों को। बोले हाँ बोलो भाई, ये बात क्लियर है, ये हो गया 304 झपटमारी हो गया। झपटमारी क्या, चोरी कब झपटमारी बन रही है बताओ, जल्दी बोलो। चोरी को अगर क्वेश्चन आ जाए चोरी झपटमारी है, चोरी झपटमारी है, ऐसे सवाल मैंने बना दिया एक, आपके लिए आंसर यहां पे लिख दिए, चोरी झपटमारी है। आंसर शीघ्रता से, आंसर बी बलपूर्वक, आंसर सी अचानक, आंसर डी सभी तत्व शामिल। सभी बताओ तो चोरी कब झपटमारी बन जाएगी, कौन कौन से तत्व इसमें शामिल होने चाहिए, जल्दी बता दो। क्या शीघ्रता से, बलपूर्वक, अचानक, तीनों होने चाहिए। और क्वेश्चन को कंफ्यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, फिर ए ऑप्शन रखूंगा, या पहला ऑप्शन रखूंगा ए व बी, दूसरा ऑप्शन रखूंगा ए व सी, तीसरा ऑप्शन रखूंगा बी व सी, और चौथा ऑप्शन रखूंगा ए बी सी। तो ऐसे और टेढ़ा हो जाएगा सवाल जब ए बी सी कर दोगे, तो चोरी झपटमारी बन जाएगी। अगर जैसे तुम दिमाग से सोचो, रटना कुछ है नहीं, हमारे जीवन में रोज ये काम हो रहे हैं। कोई लेडी जा रही है, पीछे से 2 बाइक पे आए, धड़ाक से झटका मारा, उसके गले की चेन निकाल के ले गए,
क्या करा, पर्स निकाल के ले गए, एकदम पर्स छीना, भाग गया। तो जब एकदम करेगा तो अचानक करेगा, बलपूर्वक करेगा, शीरता से करेगा, है आराम आराम से थोड़ी करेगा। लाओ मैडम अपना पर्स दे दो, मैं जरा ले जाऊं, ऐसा कुछ करेगा नहीं, करेगा ना। और चोरी क्या है, चोरी क्या है, उसमें ये तीनों तत्व शामिल नहीं है। चोरी क्या है, बिना मालिक की मर्जी के, बिना उसे बताए, चुपचाप, चुपचाप है। यहां पे चुपचाप है। कोई संपत्ति हटा लेना, कोई जंगम संपत्ति को, चल संपत्ति को हटा लेना, उसके कब्जे से मुक्त कर देना, यह चोरी बन जाती है। तो 304 हो गया। 304 का एक परिभाषा है, 304 का दो दंड है। दंड है 3 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना। ध्यान रखिएगा, ये प्लस जुर्माना है, प्लस जुर्माना। स्नैचिंग हो गया, ठीक। जल्दी बताओ, यहां तक चलें। अब क्या चलना है, अब क्या चलना है बताओ। 304 हो गया। अब आते हैं 324 का 3। लेकिन 324 का 3 पढ़ने से पहले आपको 324 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 न्यू है ना। तो 324 पढ़ लेते हैं। आइए जरा जल्दी से, कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या, नहीं होनी चाहिए। 324 पे आ गए। अरे बोल दो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आती मुझे, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आती मुझे, तुम चिल्लाते नहीं क्या वहां पे, हैं तेते चलाओ, बोलो। किशमिश जरूर खानी पड़ेगी अगर गला ठीक रखना। सही है, बढ़िया। आओ, रिस्टी, मिस्चीफ और सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, कहते हैं शरारत। लेकिन यहां शरारत नहीं है, यहां शरारत का उद्देश्य है, इस शरारत का जो उद्देश्य है वो है किसी का नुकसान करना, किसी का नुकसान करना, यह है। तो 324 जो रिष्टी है ना, जो मिस्चीफ है, वो वाली कहावत इस पे सिद्ध होती है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी वाली कहावत इस पे सिद्ध होती है। क्या कहती है रिष्टी, रिष्टी कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी यही तो कह रहे हैं। तो मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी की संपत्ति को इस तरह नुकसान पहुंचाना चाहता है कि उस संपत्ति का मूल्य घटे, उस संपत्ति का नुकसान हो, उस संपत्ति का उपयोग खत्म हो जाए या उपयोग कम हो जाए, उस संपत्ति की वैल्यू कम हो जाए, उस संपत्ति की लाइफ कम हो जाए, उस संपत्ति से होने वाला प्रॉफिट कम हो जाए, कुछ भी हो, वो इस तरीके की रिष्टी करना चाहता है, मिस्चीफ करना चाहता है। तो रिष्टी या मिस्चीफ का मतलब है कि मैं अपने पास नहीं रखूंगा संपत्ति को, मैं तुम्हारी संपत्ति को चुराऊंगा नहीं, मैं तुम्हारी संपत्ति को छीनूंगा नहीं, पर मैं उसे ऐसा कर दूंगा कि वो तुम्हारे काम की भी नहीं रहेगी। समझे बात। तो आशयपूर्वक किसी की संपत्ति को इस प्रकार नुकसान पहुंचाना कि उसका मूल्य, उसकी उपयोगिता, उसका मूल्य, उसकी उपयोगिता, उसकी जो हम कहें वैल्यू है, उसकी जो हम कहें, और क्या बातें कह सकते हैं बताओ, उसका जो किसी संपत्ति की जो वैल्यू है, उसका उपयोगिता है, उसकी वैल्यू है, वह कम हो जाए, कम हो जाए या समाप्त हो जाए, तो इसको रिष्टी बोला जाता है। तो रिष्टी का मतलब क्या है, सीधे सीधे किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सीधी सीधी बात है। तो मैं एग्जाम्पल यहां पर दे रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे ए का बर्फ की फैक्ट्री है, ए की, बोलो, ए की बर्फ की फैक्ट्री है। अब बी भाई साहब ने क्या किया, इस बर्फ की फैक्ट्री में पानी छोड़ दिया। सुबह ए को
100 सिल्लियों का ऑर्डर जाना है कि भाई 100 सिल्ली जो है किसी की शादी में जाएंगी, गर्मी का दिन है, जून का महीना है, 100 सिल्ली मंगाई है अगले ने, बी इससे नफरत करता है, बी ने गया रात को सारी सिल्लियों पर पानी छोड़ दिया। क्या किया? ना खाया ना खाने दिया। तो क्या किया उसने? उस संपत्ति के मूल्य में कमी कर दी, उस संपत्ति की उपयोगिता खत्म हो गई, उस संपत्ति की वैल्यू खत्म हो गई। बताओ, अरे हाँ या ना? बड़े आसान सी बातें हैं। चलो खेत किसान आदमी हो, तुम्हारे ऊपर समझा देता हूं, बोलो। हाँ भाई, तुम्हारी कोई फसल है, फसल, अब उसमें अभी जैसे पानी नहीं देना है, माना किसी फसल में पानी नहीं देना, और उसने क्या किया? पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। माना जैसे अभी अभी नया बीज लगा है, नया बीज लगा और इतना पानी छोड़ दिया कि बीज जो है वहीं खेत में ही गल गया, सारी चीजें हुई नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। चलो और क्या करते हैं, चलो किसी की नई कार आई तुम्हारे पड़ोस में, न्यू कार आ गई, अब पड़ोसी जो है देख के भुन गया, अरे अच्छा नई कार ले आया, ए गया एक चाकू लेके गया, चाकू लेके, और इस कार पे क्या लिख दिया? अपना नाम लिख दिया। अपना तो नहीं लिखेगा वरना पिट जाएगा वो, है ना? क्या लिख दिया? पड़ोसी का ही नाम लिख दिया। किसका नाम लिखवा दिया हमने? कार पे पड़ोसी का। चाकू लिया और चाकू से पूरा नाम लिख दिया। तो क्या किया उसने? उसने शरारत करी, उसने उसका मूल्य कम करा, उपयोगिता कम करी, वैल्यू कम करी। आ गया समझ में? आसान सी चीज है। तो बताओ, ऐसा करते हो तुम लोग? हाँ भाई, तो इसका जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है किसी को सदोष हानि या नुकसान करना। क्या बताया मैंने? सदोष हानि या नुकसान करना। सदोष हानि wrongful लॉस और डैमेज, wrongful लॉस और डैमेज। अच्छा, आप कहेंगे हानि और सदोष हानि में क्या अंतर है? भाई एक शब्द है हानि, एक शब्द है मेरे पास लॉस, एक शब्द है सदोष हानि। देखो हानि जो है ना वो शारीरिक भी हो सकती है, किसी को चोट मारी आपने तो उसको चोट लगी तो उसको शरीर की हानि हुई, बोलो। तो हानि स्वास्थ्य की भी हो सकती है, बीमार हो गया, बुखार हो गया, स्वास्थ्य की हानि हो गई। लेकिन जो सदोष हानि है वो किसी आर्टिकल, किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी होती है। हालांकि इंटेंशनली होता है सब कुछ, लेकिन रॉन्गफुल लॉस होता है कि भाई जो कोई व्यक्ति है उसको गलत तरीके से हम कोई लॉस पहुंचा दें, वो रॉन्गफुल लॉस कर दें हम। बात समझ पाते हैं? बच्चे बड़े अप्रिशिएट करते हैं क्लास को, और खासतौर से जो नए बच्चे जुड़ते हैं वो कहते हैं सर मजा आ रहा है। मतलब पढ़ा हम हर जगह रहे हैं, हर कोई बच्चा आज की डेट में हर प्लेटफॉर्म को जज कर रहा है, देख रहा है कहां क्लास अच्छी चल रही है, और लेकिन वो कह रहा है याद आप ही का हो रहा है, समझ में चीजें आ रही हैं। तो बढ़िया है, ये तो अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। हाँ भाई, तो किसी को सदोष हानि, किसी को सदोष नुकसान पहुंचाना। 324 रिष्टि हो गया। मुझे बताइए यहां तक बात समझ में आती है आपको? तो रिष्टि और रिष्टि क्या है? शरारत है जिसका उद्देश्य क्या है? किसी का नुकसान करना, किसी को सदोष हानि पहुंचाना। सदोष हानि, ये तत्व याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, सदोष हानि या नुकसान। रिष्टि में सदोष हानि जुड़ी होगी, ध्यान रखना, रिष्टि में सदोष हानि जुड़ी होगी। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ रही है? और कुछ एग्जाम्पल, दुनिया भर के एग्जाम्पल है यार, तुम सोचो अपने दिमाग से, अपने दिमाग से सोचो, बताओ क्या सोच सकते हो? हैं? किसी का नुकसान करना है, कैसे भी करना है। आस पड़ोस में तुम भी तो करते हो कुछ ना कुछ किसी का, स्कूल में तुमने बहुत किया होगा, है किसी ने बहुत प्यारे प्यारे, अभी यूपीएससी वालों का बहुत नुकसान कर रहे हैं बच्चे, जो मोस्टली मेरे पास ऐसी कंप्लेन है कि सर हमने पूरी लाइब्रेरी में बैठ के आपके बहुत बढ़िया नोट्स बनाए पॉलिटी के, बहुत बढ़िया, 2-4-6 महीने में उस बच्चे ने मेहनत करी और एक जो है उसकी कॉपी एक दिन लेके उड़ गया और पता ही नहीं उसके नोट्स कहां हैं। क्या किया बताओ? क्या किया? सदोष हानि तो करी, रिष्टि तो करी उसके साथ, उसकी जो कमाई थी, उसकी जो मेहनत थी उन नोट्सों को लिखने की, समझने की, उनको लेकर भाग गया। तो क्या किया? यही तो किया, उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई। तो किसी के नोट्स लेके भाग गए, किसी के नोट्स पे इंक डाल दी, किसी की शर्ट पे इंक डाल दी, है किसी चलते हुए की मोटरसाइकिल किसी की खड़ी है, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही खड़ी हुई, जाके उसमें पंचर मार दिया। ये क्या किया? सब यही तो है। ठीक है, बोलो। तो 324 आपको क्लियर है? रिष्टि आपको क्लियर है? मुझे बताइए, रिष्टि आपको क्लियर है?
तो रिष्टि में ध्यान रखना, मूल्य कम होता है, उपयोगिता कम होती है, वैल्यू कम होती है, या नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चले। हाँ, किसी की फसल में आग लगा देना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, किसी की फसल में आग लगा देना। ठीक है भाई, किसी की फसल में आग लगा देना, बिल्कुल सही है। तो ये जो 324 का वन है, वन, इसमें है परिभाषा रिष्टि की, और ये मैं परिभाषा आपको लिखवा चुका। तो ये जो मैंने सारी लिखवाई है 324 के वन में, मैंने आपको परिभाषा लिखवा दी, मतलब 324 का हेडिंग मैंने यहां समझा दिया, रिष्टि के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 324 के एक में मैंने परिभाषा आपको सारी लिखवा दी। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। हाँ, शर्ट फाड़ दी किसी की, जो मर्जी करवा लो तुम। अब आओ, अब 324 ऐसे समझ लो, थोड़ा सा बड़ा है ये, तो 324 को मैं ऐसे लिख रहा हूं और ऐसे कर रहा हूं इसको। तो 324 का वन जो है ये परिभाषा है, ये मैं आपको बता चुका, कोई दिक्कत तो नहीं। 324 के दो में है दंड, 324 के दो में है दंड। ध्यान दो भाई, इस बात पे जरा ध्यान दीजिएगा। 324 के दो में क्या है? दंड है। और दंड क्या है यहां पर? 6 माह की सजा या जुर्माना या दोनों। नोट कर लो एक बात, 6 माह की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित हो जाएगा। हाँ जी, गजब है बच्चे भी। चलो भाई, नंबर 3, नंबर 3 में क्या है? मैंने क्या कहा था अभी पीछे देखो, कौन कौन सा नया जोड़ा है। 324 के 3, 324 का 3 नया जोड़ा है, 3 ही तो नया जोड़ा है 324 का। तो 3 क्या है? 324 का 3 है सिंपल भाषा में पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब कोई सरकारी, कोई संपत्ति है, कोई अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, यानी कोई आप कहें कार्यालय है, बोलो, कोई सरकारी संपत्ति है, कोई कार्यालय है, कुछ भी, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी कोई है, उसको रिष्टि से हानि करना, रिष्टि से हानि। तो ये अब तक नहीं जुड़ा हुआ था कि जब सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो एक नुकसान तो अलग हो गया, लेकिन यहां रिष्टि की बात हो रही है, तो सरकारी संपत्ति, इनसे बात हो रही है। तो सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की कोई संपत्ति है, सरकारी या स्थानीय लोकल कोई प्राधिकरण है, यानी अथॉरिटी है, उसकी रिष्टि से हानि कर रहे हैं संपत्ति में, तो नंबर 3 आ गया। आप में पॉलिटी डेली हो रही है, बिल्कुल 2 बजे से रेगुलर पॉलिटी हो रही है। क्या मस्त क्लास चल रही है, सेंटर स्टेट रिलेशन चल रहे हैं। कल हमने आर्टिकल बहुत सारे पढ़े, 248 पढ़ा, 47 पढ़ा, 49 पढ़ा, 52 पढ़ा, 51 पढ़ा, 53 पढ़ा, 54 पढ़ा, 2 बजे से 5 बजे तक, मतलब 2 से 4 रेगुलर है, मंडे टू फ्राइडे एप्लीकेशन पे डेली क्लास चल रही है। हाँ जी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, बताइए। तो इसमें क्या सजा है? इसकी सजा अलग है, याद रखिएगा, इसकी सजा अलग है। इसकी सजा है मैक्सिमम 1 ईयर या जुर्माना या दोनों, या जुर्माना या दोनों। अब एक बात और देखो, यहां पर जुर्माना लिखा गया, जुर्माने की रकम नहीं खोली गई, समझना। जो जुर्माना है ना, वो हो सकता है जो उसने प्रॉपर्टी को बेकार करा है, उस प्रॉपर्टी की भरपाई उससे करवा दी जाए। रंग रोगन कर, आग लगाई है, चल रंग रोगन करवा, इसको सही लगा। फर्नीचर को तोड़ा है, फर्नीचर में आग लगाई है, चल उसको सही करवा। या जुर्माना या दोनों, जल्दी बताओ। अब जो नंबर 4 है इसका, नंबर 4 कहता है कोई रिष्टि करता है किसी ऐसी संपत्ति की, किसी ऐसी संपत्ति की रिष्टि करता है
जहां जहां ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, जहां पर रिश्ती 20,000 रुपए से 1,00,000 रुपए के मध्य हो रही है, 20,000 से 1,00,000, यानी किसी ने रिश्ती करी है किसी व्यक्ति की ऐसी संपत्ति की। अब यहां प्राइवेट संपत्ति आ गई क्योंकि यहां तो पब्लिक संपत्ति तो हम यहां पे ले आए हैं। तो 20,000 से 1,00,000 रुपए के बीच में, क्योंकि पहले क्या था, माना कोई मिसचीफ कर भी रहा था, तो ये वाली न्यू है, ध्यान रखना, ये न्यू इन बीएनएस है, बस बाकी सब तो पहले से हैं। तो ये न्यू इन बीएनएस है, सरकारी संपत्ति की बात नहीं हो रही थी पहले। तो अब मानो कोई रिश्ती कर रहा है, अब एक तो क्या कर रहा है, सीधा सीधा किसी की शर्ट पे स्याही डाल दे रहा है। शर्ट कितने की है, 500 हजार रुपए 2,000 रुपए की है। अब एक ने क्या किया, एक नई गाड़ी लाया, नई गाड़ी लाके उस पर ऐसा वो डाल दिया, पेंट डाल दिया, सिल्वर पेंट, जो हट ही नहीं रहा। अब माना किसी की 20 लाख 30 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, कर दिया, बेकार कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो बेचारा सही कराएगा, उसको 4-5 लाख रुपए उसके लग जाएंगे। तो ये तो बड़ी रिश्ती हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। ये कौन सा है, नंबर 4 है, ध्यान रखना। नंबर 5 जो है, नंबर 5, उसमें यही हानि 1,00,000 रुपए से अधिक है, 1,00,000 रुपए से अधिक। जो रिश्ती है, ध्यान रखना, वो 1,00,000 रुपए से अधिक की रिश्ती हो रही है, तो नंबर 5 में जा रहा है। याद हुए मेरे साथ साथ। 324 का एक परिभाषा दे रहा है, 2 कह रहा है दंड, पहले वाले पर दंड है ये, क्या 6 महीने की सजा है, जुर्माना है, दोनों। तीसरा कह रहा है पब्लिक की संपत्ति है, यानी स्थानीय, यानी सरकार, पब्लिक मतलब समझते हो, सरकारी संपत्ति, स्थानीय प्राधिकरण की कोई संपत्ति, कोई कार्यालय है, उस पर रिश्ती हो रही है, तो मैक्सिमम 1 ईयर हो जाएगा, या जुर्माना या दोनों हो जाएंगे। फिर चौथे नंबर पर रिश्ती आ रही है जिसमें 20,000 से 1,00,000 तक नुकसान हो रहा है, और फिर 5वें नंबर पर रिश्ती आ रही है जिसमें 1,00,000 रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। यहां तक मुझे बता दो, बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ फटाफट, किशमिश खा लूं मैं, अरे बोल दो। बोलो बोलो, क्लियर है, आई समझ में। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे जो सजा है वो है 2 वर्ष तक या जुर्माना, या लिख रहा हूं ध्यान देना, या दोनों। 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों। चौथे में, 5वें में जो सजा है, जहां 1,00,000 रुपए से ज्यादा, देखो यहां 1,00,000 के तक है ना, 20,000 से 1,00,000 तक, 20,000 से कम में फिर वहां चला गया, 20,000 से कम में उधर चला गया, पहले वाले नंबर पे चला गया, और 1,00,000 रुपए से अधिक का जो आ रहा है वो यहां आ रहा है, तो यहां सजा बढ़ जाएगी, क्योंकि यह 2 वर्ष है, तो यहां हो जाएगी 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, ठीक है, या जुर्माना या दोनों। 5 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों है, यहां ध्यान देना, या है, फिर कह रहा हूं, या है, या, ठीक है, यहां पे या लिखा हुआ है हर जगह, प्लस नहीं लिखा हुआ है, प्लस नहीं लिखा हुआ है, या जुर्माना या दोनों। मूल विधि की क्लास चलेगी नहीं, एक्ट तो मेरे एप्लीकेशन पे ही हैं, एक्ट जो हैं, जितने भी एक्ट हैं हमारे, वो एप्लीकेशन पे हैं। यहां मैं बीएनएस आपको पढ़ा रहा हूं अभी, बीएनएस का रेस्पॉन्स फिलहाल तो ठीक ठाक आ रहा है, बाकी आगे देखते हैं। बाकी तो मेरा पॉलिटी, मेरी सारी एप्लीकेशन की, मेरी क्लास है एप्लीकेशन पे, इंडियन कोचिंग एप्लीकेशन पे। अरे बोल दो, चले बोलो भाई। अब एक और बतानी है बस आपको, मैं एक 6ठे नंबर की ओर रह गई, वो और बतानी है, वो इंपॉर्टेंट है, वो यहां पे बता रहा हूं। ये 6ठे नंबर की यहां बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, लेकिन 6ठे की और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है यहां, 3 चीजें याद रखना, मृत्यु, उपहति, उपहति क्या है, हानि, मृत्यु, उपहति, हानि, करो, नोट करो, नोट करो जल्दी से। 6ठा मैं इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से बताऊंगा, अभी पहले इसको नोट कर लो।
आईपीसी बीएनएस की धारा की तुलना करके पूछ सकता है? नहीं, लगता नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि वो तुलना करेगा क्यों? जो चीज खत्म हो गई वो क्यों पूछेगा ऐसा? मुझे लगता है वो सीधा सीधा बीएनएस पूछेगा कि ये किस धारा में, ये किस धारा में। मेरा जो अपना मानना है वो ऐसा है, मुझे लगता नहीं तुलना करेगा। तो आप लोग मेन धाराएं हैं, मर्डर हो गई, किडनैपिंग हो गई, उनको याद कर लो। बाकी हर कोई अब रिष्टि को थोड़ी याद करोगे वहां कहां थी यहां कहां है, ऐसा नहीं ना। तो मृत्यु, उपहति और एक और शब्द याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूं, सदोष अवरोध। सदोष अवरोध मतलब रुकावट पैदा करना, रॉन्गफुल रुकावट पैदा करना। अब इसको समझ लो जरा, ये बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। बीएनएस आप पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगी किताब से, पता नहीं क्या 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 ही लिख रही है, बड़ा दिमाग मारना पड़ता है इसके अंदर। अब मेरी तो इंग्लिश वैसे ही माशाल्लाह, इंग्लिश वाला तो फिर भी समझ जाए, हिंदी के तो बेड़ा गर्क है इसका। फिर भी कभी गूगल करो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, तब जाके समझ आती है। मृत्यु, उपहति, सदोष अवरोध, इन 3 शब्द को याद रखना। इनको कोई व्यक्ति रिष्टि की तैयारी करता है, रिष्टि की तैयारी करता है, या इनका डर दिखाता है, डर दिखाता है। अब ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये कह रहा है, छठी जो कह रही है वो कह रही है कि भाई किसी को मृत्यु या उसकी हानि या उसको रोकना, सदोष अवरोध, उसमें रुकावट पैदा करना। और ऐसा किया जा रहा है रिष्टि करने के लिए, रिष्टि की तैयारी करने के लिए, और इसका डर दिखाया जा रहा है। क्या? सपोज किसी की फसल में आग लगानी है, अब वो वहां पे सो रहा है व्यक्ति, कोई किसान सो रहा है, अब कोई 2 लोग गए उसकी फसल में आग लगाने, उसको रिष्टि करनी है उनको, लेकिन अब वो सो रहा है तो क्या करेंगे? तो उसको बंदूक दिखा दी या उसको चाकू दिखा दिया कि जान से मार देंगे तुझे। होगा कि नहीं? तुझे जान से मार देंगे, अब तुझे मार पीट नहीं रहे हम, लेकिन तेरी फसल जलाएंगे हम। तो मृत्यु, उपहति, हानि कर रहे हैं उसके साथ, या अवरोध, या उसको चाकू लगा दिया यहां पे इस तरीके से, या किसी लेडी से पर्स छीन रहे हैं। अब छीना झपटी हो रही है बहुत ज्यादा, लेडी ने भी पर्स पकड़ लिया, होती है ना बड़ी ताकतवर कुछ लोग होते हैं, पकड़ लिया, अब एक ने निकाल लिया वो डंडा या चाकू कुछ भी कि मार देंगे, जान से मार देंगे, या ऐसे यूं कर दिया हाथ से, बच गया, लगा नहीं है। तो रिष्टि के लिए क्या कर रहे हैं? वो उपहति कर रहे हैं, सदोष अवरोध कर रहे हैं, मृत्यु कर रहे हैं, यानी कि एक भयानक तरीके की रिष्टि कर रहे हैं। समझ रहे ना? रिष्टि में यहां पे जो एग्रेशन का तत्व है, जो छीनने का तत्व है, उससे नुकसान होने की जो कंडीशन है वो ज्यादा हो रही है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक ऑफेंस जो है वो थोड़ा सा हार्मफुल बन जा रहा है यहां पे जाके। समझ पा रहे हो? तो इसमें जो दंड है याद रखना। छठे का दंड कहां लिखूं मैं? अरे कहां पे लिखूं छठे का दंड? छठे का दंड यहां पे लिख दे रहा हूं, दिख रहा होगा? हां दिख रहा है। दंड है इसमें 5 वर्ष तक सजा प्लस जुर्माना कर लेना। देखो यहां सब जगह या है, सब जगह या है, यहां पे प्लस जुर्माना है, और यहां भी 5 वर्ष है, यहां भी 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष तक सजा है और प्लस जुर्माना है। तो छठे वाले में 5 वर्ष तक सजा है प्लस जुर्माना है। मुझे बताइए, जीएस 1.0 में शो नहीं हो रही, सारी क्लासेज आ रही हैं भाई। जीएस 1.0 मेन बैच है मेरा, जो इस समय बच्चे सब ज्यादा ले रहे हैं, वही बैच ले रहे हैं, जिसमें पॉलिटी और मूल विधि सब लाइव जारी है। बाकी जो बच्चे मेरे से रिकॉर्डेड भी पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट्स को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को, वो उसमें रिकॉर्डेड दे रखा है हमने। बोलो, तो 5 वर्ष तक सजा है प्लस जुर्माना है, 5 वर्ष तक की सजा है और प्लस जुर्माना है। ये है छठा। 324 समझ में आया? जल्दी से बता दो मुझे। 324 क्लियर हुआ, मिसचीफ क्लियर हो गया, रिष्टि क्लियर हो गई, 6 के 6 सब सेक्शन क्लियर हो गए। ये वाला नया जुड़ा था, याद रखिएगा बीएनएस में। बिल्कुल बिल्कुल, यूपीएसआई रैंकर्स का कंटेंट बहुत बेस्ट है, बिल्कुल। हाँ भाई मिश्रा जी, सौरभ मिश्रा जी हैं भाई तुम्हारे साथ, मिश्रा जी। हाँ जी। जुर्माना कितना होता है? जुर्माना वो न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है, रिष्टि किस प्रकार की हुई है, रिष्टि में कितना नुकसान हुआ है, रिष्टि से सामने वाले को कितना आघात पहुंचा है, मेंटल वो कितना डिस्टर्ब हुआ है, इकोनॉमिकल उसको क्या डिस्टर्बेंस हुई है, इन सब पे निर्भर करता है जुर्माना। 324 क्लियर है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल क्लियर है। आप लोग बताओ 324 में कोई दिक्कत हो तो? हाँ बोल दो। अरे बोल दो।
पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए अब क्या पढ़ना है, कौन कौन सा हो गया? मैंने इसलिए लिख लिया आज सुबह, फिर मैं भूल जाता हूं। 324 हो गई। ये 341 का 3 और 4, 341 का 3 और 4 जो है ये नए जुड़े हुए हैं, तो 341 पे आ जाओ। 341, अब इसके भी 4 सेक्शन है, 4 सब सेक्शन है, सॉरी। तो 341 का 1 यहां पे कर लेंगे, 2 यहां पे कर लेंगे, 3 यहां पे कर लेंगे और 4 यहां पे कर लेंगे। 341 के 4 सब सेक्शन है। नहीं, अगर रैंकर्स आप पे है तो बेस्ट है, पॉलिटी पढ़ लो, उसमें से पढ़ के कवर करो फटाफट और रिवीजन पे जाओ सीधा सीधा। अगर रैंकर्स आप पे है तो वो बेस्ट बैच है, पॉलिटी कर लो कवर। पॉलिटी अधिनियम करा रखे हैं मैंने, 4-5 अधिनियम बीएनएस रही है वो मैं यहां करा रहा हूं, बाकी उससे कवर कर लो। बोलो भाई। हाँ जी करें। अब जो 341 है सीधा सीधा ये है जालसाजी, जालसाजी, सिंपल भाषा में याद करो। जालसाजी जिसे बीएनएस की भाषा में आप क्या कह रहे हैं, कूट संरचना, यानी कि डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी यानी कि क्या, अरे नकली, नकली। तो याद हो गया। तो 341 क्या है, 341 सिंपल जालसाजी है, सिंपल कूट संरचना है, सिंपल डुप्लीकेसी है, सिंपल नकली चीजों की बात हो रही है, नकली इंप्रेशन की बात हो रही है। अब 3 चीजें याद रखना, यहां पे देखो, पहले वाले में ध्यान रखना। एक तो मुद्रा, कोई भी मुद्रा यानी सील, यहां करेंसी नहीं है, मुद्रा मतलब सील है। एक ध्यान रखना, कोई पट्टी, पट्टी मतलब कोई भी ऐसी पट्टी जो किसी दूसरी चीज को बनाने में काम आ रही है। पट्टी मतलब कुछ भी बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा है। तो एक हो गई आपकी पट्टी, पट्टी का मतलब क्या हो गया, प्लेट, ध्यान देना। और एक हो गया आपका छाप के उपकरण, छाप के उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंप्रेशन, इंप्रेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंप्रेशन। अब बिल्कुल सिंपल भाषा में याद रखना, अगर मैं उसकी भाषा लिखवाने लग गया तुमको किताब की तो फिर तो सर में दर्द हो जाएगा, इतनी बेकार भाषा है। तो मुद्रा, पट्टी या छाप के उपकरण, इनका कोई निर्माण कर रहा है, ये सब जालसाजी है, ये सब जालसाजी या नकली बनाने का सामान है, ऐसे समझ लो, नकली बनाने के उपकरण है, आप ऐसे समझ लो, सीधा सीधा आसान रहेगा आपके लिए। तो इनका कोई निर्माण कर रहा है, इनको अब ध्यान रखना, इनको निर्माण करके अपने कब्जे में रख रहा है, कब्जे में रखना, और वो इनका निर्माण करके इनका उपयोग करवाना चाहता है, उपयोग करवाना चाहता है। और ये सब वो जानता है, ये आशय पूर्वक है, आशय पूर्वक। सिंपल भाषा में समझो, बहुत ध्यान से समझना। 341 की लैंग्वेज अगर आप बीएनएस की कोई बीएनएट किसी बच्चे पे होगा, आप 341 और 342 का अंतर नहीं समझ सकते। आप पढ़ के देखना इसको, बिल्कुल सेम लैंग्वेज, कहीं अंतर नहीं। मुझे भी 5-6 बार पढ़ के मैंने कहा दोनों एक ही बात है, पता नहीं कह क्या रहा है, बस एक माइनर सा अंतर है। 341 में कहता है, 341 के 1 में कहता है 338 सेक्शन के जैसा, और 2 में कहता है 338 सेक्शन से भिन्न। इतनी सी बात है, बाकी सब कुछ सेम लिखा। फिर मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं,
तो कोई मुद्रा, कोई सील, कोई पट्टी, कोई छापे के उपकरण जो जालसाजी के काम आ रहे हैं, यानी जालसाजी करने के काम आ रहे हैं, नकली डॉक्यूमेंट बनाने के काम आ रहे हैं, नकली कोई सामान बनाने के काम आ रहे हैं, नकली, जैसे हमने क्या कहा, कोल्ड ड्रिंक नकली बन रही है, चाय नकली बन रही है, हल्दी नकली बन रही है, कुछ भी नकली बन रहा है, वो सब इन सब से बन रहा है, किसी भी सामान से बन रहा है। तो इनको कोई क्या करेगा, निर्माण करेगा इन सब के, जिससे डुप्लीकेसी हो, उसको अपने कब्जे में रखेगा कि भाई, और कब्जे में क्यों रख रहा है कि वो जानता है कि आगे इसका उपयोग करवाना चाहता है किसी और से। और ये जो है 341 का एक कह रहा है कि यह है धारा 338 के समान हो, बस यही डिफरेंस है, धारा 338 के समान हो। अब यहां पे आपको धारा 338 समझनी पड़ेगी कि 338 क्या कह रही है, तो वो मैं भी समझा दूंगा, फिर इसको समझ लो। अब इन सारी बातों को उठाकर दो में चिपका दो, सिंपल, आसानी से याद हो जाएगा। तो क्या करना है, किसी व्यक्ति को कोई पट्टी है, कोई मुद्रा है, कोई छापे के उपकरण है, उनका निर्माण कर रहा है, वो कब्जे में रख रहा है, उपयोग करना चाह रहा है, डुप्लीकेसी का सामान है। बस इसमें अंतर यह है, सेक्शन 338 से भिन्न उपयोग हो, भिन्न उपयोग, दो, बस ये अंतर है। यहां 338 के समान उपयोग है, और यहां 338 से भिन्न उपयोग है। अब सबसे पहले 338 समझ लो, तो फिर आपको ये सेक्शन याद हो जाएगा। अब 338 मैं अगले पेज पे समझा दे रहा हूं। देखो 338 क्या कहती है, सेक्शन 338 कहती है जो भी जालसाजी करेगा या नकली बनाएगा, क्या, किस चीज का, जो भी वैल्यूएबल प्रतिभूतियां हैं, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटीज। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटीज कौन सी है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, यानी जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं जिनके ऊपर पैसा देता है बैंक, जिनके ऊपर पैसे का लेन देन किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट हजारों करोड़ों रुपए का लोन ले लेती है, उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। या किसी की वसीयत है, या किसी का गोदनामा है। गोदनामा मतलब अंबानी आज की डेट में किसी लड़के को गोद ले ले, अब उसी का डॉक्यूमेंट किसी ने नकली बना दिया, तो फिर अगला भी आके खड़ा हो गया, जी मेरे पास भी एक डॉक्यूमेंट है साहब, बताओ। तो यानी किसी के दत्तक पुत्र लेने की जो प्रक्रिया है उसमें गोदनामा है, या किसी की वसीयत है, किसी का गोदनामा है, किसी के प्रॉपर्टी पेपर है, प्रॉपर्टी के पेपर है, बोलो एक्सेट्रा। यानी कि जब बहुत ही वैल्यूएबल, यानी अति मूल्यवान, जैसे बैंक नोट्स हैं। बैंक नोट्स क्या होते हैं, जो बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, जो बैंक, जैसे किसी की माना कोई एफडी वगैरह पूरी हुई तो उसको एक पेपर दिया गया, बैंक नोट दिए गए, बैंक प्रतिभूतियां दी गई, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की वो है, उसकी प्रतिभूतियां हैं, तो बैंक नोट्स वगैरह हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी बहुत वैल्यूएबल जो चीजें हैं उनकी कोई जालसाजी कर रहा है, उनको कोई नकली बना रहा है, तो 338 आ रहा है। अब 341 के एक ने क्या कहा है, 341 के एक ने कहा 338 के समान, यानी कि जो 338 में कोई व्यक्ति इस जालसाजी को, नकली को बनाएगा, चलाएगा, ध्यान रखना, तो इसका उपकरण भी तो चाहिएगा, नहीं चाहिएगा। तो इसके जो उपकरण की बात आ रही है, 338 का ये सारा जो कार्य है, इसको करने के लिए जो उपकरण है, वो उपकरण जा रहे हैं 341 का एक। आसान भाषा में याद हुआ, जालसाजी करना, नकली बनाना, कुछ भी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किसी की वसीयत, किसी का गोदनामा, किसी की विल है, किसी की हमने कहा वो पावर ऑफ अटॉर्नी, किसी को जो आप अधिकार पत्र देते हैं कुछ सामान का, किसी प्रॉपर्टी का, मैंने माना अपने घर का पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है किसी को कि भाई जा तू जो है उसको वो कर दे, बेच दे या कुछ भी कर दे। अब उसने उस पावर ऑफ अटॉर्नी की डुप्लीकेसी करके, मैंने तो उसे केवल रखने का अधिकार दिया था, साफ सफाई का, और उसने वो अपने नाम कर ली।
तो इन सारी चीजों, अब इसके जो उपकरण की बात हो रही है, इसके जो उपकरण बनाने की बात हो रही है, ध्यान रखना यहां केवल जालसाजी की बात हो रही है, कोई ऐसे जालसाजी करेगा, लेकिन उपकरण कहां जाएंगे 341 के एक में। तो ये जो उपकरण है 338 के समान, और अब जो बातें, जो चीजें 338 में बताई गई हैं, अगर उनके कोई उपकरण बनाता है तो 341 के एक में धरा जाएगा, और 338 में जो बातें नहीं बताई गई उनके अलावा जो जालसाजी है, यानी 338 से भिन्न जालसाजी, 338 से भिन्न जालसाजी के जो उपकरण बनाएगा, कोई पट्टी, मुद्रा, छाप बनाएगा, समझ में आ रहा है, दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, तो 341 के 2 में धरा जाएगा। याद है 341 के 2 में कौन से उपकरण आएंगे, बोलो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, जो 338 के जैसे नहीं है, 338 से अलग जालसाजी हो रही है, 338 में चीजें वैल्यूएबल बताई गई हैं उसमें, यानी अब यहां कोई भी जालसाजी है, एनीथिंग एल्स जो 338 में नहीं दी गई है, उसके उपकरण कोई बनाएगा तो 338 के 2 में धरा जाएगा। बताओ मुझे, यहां तक बात क्लियर हुई? क्या मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ? क्या मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं? बोलो, समझ में आई बात? अब जिसने मुझे ध्यान से सुना होगा उसको पक्का समझ में आई होगी, पक्का समझ में आई होगी, है ना? अब देखो यहां दोनों पे सजा देख लो। अब क्योंकि यह गंभीर प्रकृति है भाई, 341 का एक जो है, इसमें बड़े लेवल पे जालसाजी हो रही है, बड़ी वैल्यूएबल चीजों की जालसाजी हो रही है, गवर्नमेंट की प्रतिभूतियों की जालसाजी हो रही है, गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स की जालसाजी हो रही है, किसी के पूरी जायदाद की जालसाजी कर दी, किसी की विल की जालसाजी कर दी, इसमें बड़े लेवल पे जालसाजी है तो सजा भी बड़ी होगी। तो इसकी जो सजा है वो है कम, मतलब 7 वर्ष तक, ध्यान देना, या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। देखो 341 के एक की जो सजा है बच्चों, वो मैंने ऊपर लिखी है, और ये बड़ी सजा है 7 वर्ष तक। या तो मतलब ऐसा लग रहा है न्यायालय को कि भाई 7 वर्ष तक देके छोड़ दो, ठीक है 7 वर्ष तक। अगर न्यायालय को लगा नहीं 7 वर्ष नहीं, इसको तो आजीवन मिलना चाहिए, इसने तो पता नहीं कितनी जालसाजियां कर रखी हैं, तो 7 वर्ष तक की सजा हो जाएगी, या आजीवन कारावास भी मिल जाएगा पहले में, और जुर्माना हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े लेवल की जालसाजी हो रही है। लेकिन नॉर्मल लेवल की जालसाजी हो रही है, छोटे लेवल की जालसाजी के उपकरण बनाए जा रहे हैं। तो 341 का 2 जो है, इसमें जो सजा है वो याद रखिएगा 7 वर्ष तक प्लस जुर्माना, बस, इसमें आजीवन नहीं है। इसमें जो मैक्सिमम सजा आएगी दूसरे में, वो केवल 7 वर्ष तक आएगी और प्लस जुर्माना आएगा। 341 का जो 2 है, बताओ मुझे जरा, 341 का 2 जो है उसमें सजा केवल 7 वर्ष तक और प्लस जुर्माना है। बोलो, 2 सेक्शन क्लियर है? 341 के 2 सब सेक्शन क्लियर हो गए आपको? जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, शैक्षिक प्रमाण पत्र, शैक्षिक, अरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, इनकी कोई जालसाजी कर रहा है, बोलो, इनकी कोई जालसाजी कर रहा है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पहले में तो नहीं दे रखे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट 338 में तो नहीं दे रखे, तो 338 से भिन्न हो गए ये वाले। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गए, इनकी जालसाजी कर रहा है, तो 7 वर्ष तक की सजा है। अब सजा बढ़ा दी गई है जालसाजी पे, ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब 3 और 4 समझो क्या है ये, 3 और 4 क्या कह रहे हैं? 341 का 3 क्या कह रहा है, 341 का 4 क्या कह रहा है?
यही तो दोनों नहीं जुड़े हैं, बोलो, यही तो दोनों नहीं जुड़े। तो ये क्या कहता है, यह विश्वास रखते हुए, यह विश्वास रखते हुए कि उपकरण, उपकरण अब मैंने सारे लिख दिए हैं। उपकरण कौन, अरे कौन उपकरण, अरे सब कुछ लिखना पड़ेगा। मुद्रा, पट्टी, और एक और क्या था, उपकरण, छाप के उपकरण, छाप के उपकरण। यह विश्वास रखते हुए कि मुद्रा जो है, पट्टी जो है, छाप के उपकरण जो हैं, वो कूटकृत हैं। कूटकृत हैं यानी नकली हैं। एक बंदा जानता है, उसने बनाया नहीं है, देखो पहले और दूसरे में बना रहा है, बना के अपने कब्जे में रख रहा है। तीसरे में बंदा बना नहीं रहा है, बना कोई और रहा है, किसी और ने बनाया, किसी को जालसाजी करनी है, किसी से बनवाया, जो बना रहा है वो तो यहां मारा जाएगा। लेकिन जिसने बनवाया अपने कब्जे में रख लिया, और वो ये विश्वास करता है, वो जानता है कि ये जो सारी चीजें हैं वो कूटकृत हैं, वो नकली हैं, और इनसे अब वो क्या करता है, कूटकृत है, इनको अपने कब्जे में रखता है। कब्जे में रखना, आप कहेंगे दोनों में क्या अंतर है, कब्जे में तो यहां भी रखवा रहे हो आप, 341 के 1 में भी तो कब्जे में रखवा रहे हो। अरे मैं यहां बनवा भी रहा हूं, मैं निर्माण भी करवा रहा हूं, निर्माण के बाद वो अपने कब्जे में रख रहा है, और वो जानता है कि इसका उपयोग होगा। लेकिन यहां ये बंदा उपयोग नहीं कर रहा, सिंपल सिंपल, ये बंदा उपयोग नहीं कर रहा, ये बंदे के केवल कब्जे में रखा मिला। दरोगा जी तुम छापा मारने गए, तुमको नकली डॉक्यूमेंट बनाने की वो मिल गई शाही, कोई यूपी गवर्नमेंट या सीबीएसई के प्रमाण पत्र की कोई वो मिल गई, कोई मशीन मिल गई तुमको। अब तुमने कहा भाई तेरे पास कहां से आए, उसने कहा साहब मैंने तो वहां से लिए थे, वो मेरा दोस्त दे गया साहब, दोस्त के थे साहब, मुझे दे गया। तो तू जानता नहीं क्या नकली है, वो कहेगा हाँ साहब जानता हूं, ये तो नकली का सामान है। अबे तो जब तू जानता है कि ये नकली का सामान है, ऐसा तुझे विश्वास है, तो तूने अपने कब्जे में क्यों रख रखे हैं? ये जो कब्जे में रख रहा है वो मारा जाएगा। दोस्ती में कोई रख गया, जानकारी में कोई रख गया, तू मेरे सामान को रख ले भाई, कुछ दिन के लिए अपनी कस्टडी में रख ले, वो यूज नहीं कर रहा, यहां पे यूज नहीं कर रहा है, समझना बात को। लेकिन यहां पे ये सारी बातें यही हैं, सारी बातें सेम है बिल्कुल चौथे में, कि वो क्या कर रहा है, वो विश्वास रखते हुए मुद्रा, पट्टी, छाप जो हैं इनको कूटकृत हैं, ये विश्वास रखते हुए इनका उपयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है। दोनों में अंतर समझ में आया? ये यूज की बात करता है, ये जो है 3 वो पोजेशन की बात करता है कि अपने अधिकार में उसको रख रहा है। बोलो, यहां अधिकार में रख रहा है, यहां यूज कर रहा है, और यूज कर रहा है अगर, तो फिर तो वो जानता है सब कुछ नकली है, नकली करने के बाद में वो यूज कर रहा है। अगर वो यूज कर रहा है तो वो तो बिल्कुल पहले की तरह हुआ या तो दूसरे की तरह हुआ। तो अगर वो यूज कर रहा है तो ध्यान रखना, इस वाले पर, आखिरी वाले पर समझा रहा हूं पहले, इस पर वही सजा होगी जो जैसे उसने निर्माण किया हो। तो चौथे की जो सजा है बच्चों, उस पर बिल्कुल ऐसे सजा होगी जैसे उसने निर्माण किया हो। चौथे पे बिल्कुल सेम सजा है, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ये जानते हुए कि सब नकली है। कोई नकली डॉक्यूमेंट आपको दे रहा है, बना के दे रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है ना, तो जैसे उसने खुद निर्माण करा। और अगर निर्माण करा तो फिर वो फंस गया 1 और 2 में आके। क्यों फंस गया? अगर प्रतिभूतियां हैं, वैल्यूएबल हैं, तो 1 में फंसेगा, 1 का निर्माण हो रहा है, और वैल्यूएबल नहीं है, ज्यादा प्रतिभूतियां नहीं है, कोई वैसे ही नॉर्मल आइटम्स की डुप्लीकेसी हो रही है, तो नंबर 2 में फंसेगा जाके। फंसेगा तो फंसेगा ना, तो निर्माण कर रहा है वो। बोलो, हाँ, 1 को 3 और 4 में विभक्त कर दिया गया, ये सही कह रहे हो आप, ये सही कह रहे हो बिल्कुल। 1 जो है उसमें निर्माण कब्जे में रख रहा है, एक बंदे ने बनाया, मैं इसको समझा दूंगा, अभी एक एग्जांपल देके भी मैं इसको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एक एग्जांपल देके भी समझा दूंगा, मुझे बताओ, क्लियर है? और 3 में क्या सजा है? 3 की सजा हमने नहीं लिखी, 3 की सजा है मैक्सिमम 3 वर्ष, मैक्सिमम 3 वर्ष प्लस जुर्माना, बस ये सजा है अगर किसी के पास डुप्लीकेसी के आइटम मिल गए जो उसने अपने कब्जे में रख रखे हैं। हाँ भाई, मैक्सिमम 3 वर्ष प्लस जुर्माना है, अगर डुप्लीकेसी के आइटम किसी पे मिल गए तो ये तीसरा हो गया।
अरे बोल दो, आई बात समझ में? 341 क्लियर? जल्दी बता दो बच्चों। तुम्हें पढ़ाने के लिए मुझे वकील, मतलब मैं चाहूं तो आज की डेट में मैं क्या नहीं कर सकता हूं। सोच रहा हूं एलएलएम वगैरह ही, एलएलबी के एग्जाम, उसके क्या बोलते हैं, पीसीएस के एग्जाम दे लूं, पर करना क्या है? अपनी मस्त कट रही है पहाड़ों पे, 2 क्लास लेते हैं, उसके बाद खाली रहते हैं, क्या नौकरी करनी किसी की? बताओ। है? बोलो जल्दी। क्लियर? अंकित समझ में आ गया? मिथिलेश, ज्योति, हाँ भाई, अभिषेक, अंकिता, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो एग्जांपल 338 समझ में आ गया आपको? ये भी समझ में आ गया। चलो एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ए, जो वैल्यूएबल, जो वो हैं अपना सिक्योरिटीज हैं, वैल्यूएबल चीजें हैं, उनका क्या कर रहा है? उनका निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? इनकी जालसाजी। बोलो, जालसाजी कर रहा है। और बी जो है वो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी जालसाजी कर रहा है। जालसाजी है ना, या कह लो इनके उपकरण बना रहा है, ये भी उपकरण बना रहा है। बताओ, अब जो इसने जो उपकरण बनाए, इसने जो उपकरण बनाए, किसने? ए ने। इन उपकरणों को इससे ले गया डी, क्या करने के लिए? यूज करने के लिए। अब डी ने यूज करने से पहले इनको रखने के लिए दिया, रखने के लिए दिया, बताओ किसको? ई को, कि भाई तू रख ले, कि तू रख ले। ऐसे ही जो बी ने उपकरण बनाए हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के, इनको यूज करने के लिए ले गया सपोज एफ। बोलो, और एफ ने अपने घर ना ले जाके अपने दोस्त एम को दे दिए कि तू इनको रख ले, बस मैं तुझसे ले जाऊंगा। अब मुझे बताओ कौन किस किस धारा में लाइबल हो रहा है? यहां पे कौन किस किस धारा में लाइबल हो रहा है? बोलो, कौन किस किस धारा में लाइबल हो रहा है? अरे बोलो, कौन किस धारा में लाइबल हो रहा है? ए किस धारा में लाइबल हो रहा है? ए किस धारा में लाइबल हो रहा है? बी किस धारा में हो रहा है? डी किस धारा में हो रहा है? ई किस धारा में हो रहा है? एफ किस में हो रहा है? एम किस में हो रहा है? ये बना रहा है, तो ये 341 के 1 में रखा जाएगा। जालसाजी के उपकरण बना रहा है, जालसाजी कर रहा है। 4 की सजा क्या रहेगी? बोला तो। अरे बच्चा कहां चला गया ये मेरा? अबे 4 की सजा बता तो दी। 4 की सजा वही रहेगी जो निर्माण कर रहा है, जो निर्माण कर रहा है। जैसे उसने निर्माण करा है वो सजा मिलेगी, जैसे उसने निर्माण करा है वो सजा मिलेगी। अब निर्माण की सजा तो हमने 1 और 2 में पढ़ी है। तो पहले में क्या सजा है? 7 वर्ष तक या आजीवन कारावास। तो अगर उसने उपयोग करा है वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज को, वैल्यूएबल थिंग्स को, तो आजीवन कारावास तक भी जा सकता है। लेकिन अगर उसने उपयोग करा है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को, नॉर्मल को, तो 2 में जा सकता है। वही तो सजा है। कहां सो गया तू? कहां सो गया? हमें बताओ। 341 के 1 में ए रखा जाएगा। ए बता दो पहले, ए बता दो, तो गाल पे लगा दूंगा। बी 341 के 1 में, अबे बी 341 के 2 में जाएगा। बी जाएगा 341 के 2 में, क्योंकि ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, ये वैल्यूएबल वो हैं, प्रॉपर्टीज हैं। बोलो। और डी जो है वो यूज करने के लिए लाया, डी यूज करने के लिए लाया, तो ये 341 के 4 में जाएगा। और 341 का 4 यूज करना ऐसे है जैसे निर्माण करना, तो ये जाएगा 341 के 1 में। यानी इसको जो सजा जाएगी वो आजीवन कारावास या 7 वर्ष चली जाएगी, क्योंकि निर्माण की तरह जाएगा। ये इसको रख रहा है, अपने पास रखा है, इसने पोजेशन में रखा है, जानते हुए कि नकली है, तो 341 का 3 जाएगा इसके ऊपर। मैं सही लिख रहा हूं? अब तुम अपना अपना चेक कर लो। ये 341 के 2 में जाएगा,
ये यूज कर रहा है एफ यूज करने के लिए लाया, उसको यूज कर रहा है वो, तो ये 341 के 3 में जाएगा। यूज करने वाला नहीं, सॉरी 4 में, यूज करने वाला 4 में जाएगा। और अगर 4 में जाएगा और ये नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन ये यूज करने वाला ऐसे जाएगा जैसे निर्माण कर रहा हो, तो निर्माण यहां पे हो रहा है, तो ये इसमें लायबल बन जाएगा, 7 वर्ष तक बन जाएगा प्लस जुर्माना। और ये किस में बन जाएगा, 7 वर्ष या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। और ये जो जाएगा एम जो जाएगा, ये 341 के 3 में जाएगा, क्योंकि इसने पोजेशन रख रखा है, क्योंकि इसने पोजेशन रख रखा है। अब ये सारी धाराएं मैंने आपके सामने लिख दी। अब मुझे बताओ, इससे समझ में आया, इससे समझ में आया, ये क्लियर है, ये क्लियर है? अरे बोल दो, तुम्हारे गाल पे 2-2 लग जाएगा। तुमने मेरा गला बैठा दिया बाल को। क्लियर? साइड हो जाऊं? लो साइड हो गया, बता दो। जो, अरे तुम्हारे गाल पे 2 लगा दूंगा मैं। जो कब्जे में रख रहा है, जो पोजेशन में रख रहा है, वो 341 के 3 में जा रहा है बेवकूफो, और जो यूज कर रहा है वो 341 के 4 में जा रहा है। तुम्हारे गाल पे 2-2 लगेंगे। अभी मैंने कहा इसने रखने के लिए ई को दी, तो जब ये रख रहा है तो 341 का 3 ना हुआ, पोजेशन तो इसका है ना। इसने दोस्त ने एम को दी, तो ये भी 41 का 3, ये यूज कर रहा है तो ये 4 में जाएगा, ये भी 4 में जाएगा। लेकिन 4 कैसे, जैसे निर्माण हो रहा हो। अब इसने वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज को चलाया है, यूज किया, उनका डुप्लीकेसी करी, तो 1 में पकड़ा जाएगा। और ये वाला नॉर्मल चीजों को पकड़ रहा है, तो ये 2 में पकड़ा जाएगा। अबे दरोगा बने तुम? नहीं बने अभी? तुम दरोगा बने कि नहीं बने अभी? ये बताओ। दोबारा देख लेना वीडियो को, दोबारा देख लेना। तुम दरोगा बने नहीं बने बताओ। अब मैंने तुम्हारे सामने केस थ्योरी सॉल्व कर दी, अब तुम केस थ्योरी कर लोगे, वहां जाके केस सुलझा लोगे, कौन है, कितने दोस्त हैं, किसने पकड़ा, किसने क्या कहा। आखिरी कर लो, आखिरी कर लो। 358 निरसन, निरसन रिपील। तो कोई भी धारा 358 क्या कह रही है? ये कह रही है, इसकी बहुत सारे सेक्शन है, तुम बस एक बात याद रखो, ये 358 आईपीसी 1860 का निरसन करती है। निरसन यानी उसको समाप्त करती है। तो निरसन करती है 358, रिपील करती है, उसको समाप्त करती है। मुझे बताओ जरा जल्दी से। हां भाई, तो निरसन और वयावृत्ति, रिपील एंड सेविंग्स दोनों हैं, और वयावृत्ति भी है इसमें, और वयावृत्ति, रिपील एंड सेविंग्स। अब सेविंग्स क्यों है? कुछ जो पहले से चल रहे, पहले से चले आ रहे मामले हैं, उनमें आईपीसी कार्य करती रहेगी। यानी कि जब तक ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो जाती, जब तक आईपीसी के सारे केस नहीं मिट जाते, तब तक आईपीसी चलेगी। अब जो केस पर आईपीसी की धाराएं लगी हैं, याद रखिएगा, वो आईपीसी की धाराओं में चलेंगे। अब लेकिन आप लोग नए दरोगा जाओगे, आप लोगों को आईपीसी नहीं लिखनी, आप लोगों को वहां पे जाके बीएनएससी लिखनी है। लेकिन जो पुराने दरोगा हैं, खासतौर से वो मर गए, जो 2021 वाले हैं वो मर गए। क्यों मर गए वो बताओ? जो उनके पुराने केस हैं आईओएस के, वो तो आईपीसी पे लिखने हैं उनको, और जो नए केस उन पे जाएंगे वो बीएनएस पे लिखने हैं उनको। तो उनको बीएनएस भी याद करना है, उनको आईपीसी भी चलना। अब माना कोई केस 20-30 साल चला, तो उसको 20-30 साल आईपीसी पे ही लड़वाना है, और बीएनएस पे नए वाले चलेंगे। तो अब जो आगे केस चलेंगे वो बीएनएस पे चलेंगे। 2021 में मुझसे पढ़ा होता, 2021 में तो बहुत सारे बच्चे रह गए मुझसे पढ़ने में, पता ही नहीं था मेरे बारे में। अभी भी कहां पता है बच्चों को? अच्छी चीजों की कदर थोड़ी कम होती है ना। इसीलिए देखो कितना ही बढ़िया हम पढ़ा लें, अभी भी व्यूज उतने ज्यादा नहीं आते, क्योंकि हमें तो पढ़ाना है, हमें बकवास करनी नहीं है, और हमें उससे मतलब भी नहीं है। मतलब किस बात से? मतलब इस बात से है कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो सिलेक्ट हो, है ना। तो मेरा अपना मानना यह है कि बच्चे जानेंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लाइव भी नहीं आता, मुझे उतना कोई बहुत बड़ा वो भी नहीं करना है, एम्पायर नहीं बनाना है। चलो थैंक यू सो मच, ख्याल करो। और आपकी बीएनएस खत्म हो गई है आज के लिए, टाटा बाय बाय। अब बीएनएस की क्लास खत्म।
तो हमने 358 कर लिया, बीएनएस समाप्त है। आप कहोगे सर बस यही पढ़ाना था और कुछ नहीं करना था। अरे कल से शुरू करेंगे, तो कल से शुरुआत से पढ़ेंगे। तो अभी मैंने वो पढ़ा दिए जो बीएनएस में नए जुड़े हैं। अब कल सेक्शन नंबर 1 से पढ़ना आप शुरू कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। आईपीएस मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अब अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं बस। अब वैसे यूपी स्पेशल पढ़ाऊंगा मैं, पीसीएस के लिए बहुत इंक्वायरी है, यूपी पीसीएस के लिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल टेक केयर, ख्याल रखो अपना। कल बिल्कुल स्टार्टिंग से बीएनएस को शुरू करेंगे, तो अगली क्लासों में हम लोग लगे रहेंगे। फिनिश हो गई है। चलिए, इस बार कोई मेरिट से बाहर नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। आप मेहनत से पढ़ना, कोई भी बच्चा मेरिट से बाहर नहीं होगा। बार बार मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे बार बार हमें परेशान कर रहे हैं कि सर आपके बैचेस कहां हैं, तो मैंने ये जीएस 1.0 स्पेशल बैच है जिसमें पॉलिटी और मूल विधि मेरी लाइव जा रही है, ये लाइव जा रही है, और बाकी सब मैंने अपना इसमें रिकॉर्डेड दे रखा है, सब कुछ। और इसीलिए मैंने कहा कि आप इंडियन कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जिसको भी बैच में आना है वो यहां पे आ सकता है। हाँ भाई, 2 बजे क्लास में लाइव, सब लोग 2 PM से 4 PM पॉलिटी स्पेशल लाइव, ठीक है। थैंक यू, ख्याल रखो अपना।